All right, in the previous class you have learnt about the dependence about resistance and resistivity. मैंने साफ कहा था resistor जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज या करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, इट इज़ नॉट एट ऑल डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड एरिया. क्यों? क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस भी उसी तरह है, लेकिन लेंथ और एरिया के हिसाब से रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि रुकावट जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा. वो समझाया था. पोटेंशियल और करंट चाहे जो भी हो, रेजिस्टेंस एक मटेरियल के लिए सेम होती है, ठीक है, यानी फॉर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट डायमेंशन, ठीक है. तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम सीख ली थी. अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. चंद क्वेश्चंस हैं आपके लेजेंड्स बुक में जो बहुत ही अच्छे हैं. A wire of resistivity is stretched to 3 times the length. What will be its new resistivity? बोला ये है कि एक वायर है ये भी, ठीक है, उसकी लेंथ है समझो L. अब इस ए बी वायर को 3 मरतबा, ऐसा करूँगा तो मेरा जगह वेस्ट होगा, मैं ऐसे लंबा कर देता हूँ, ठीक है, ए बी, या फिर यहाँ से यहाँ तक ए बी, फिर ए से लेकर बी को जोड़ दिया, फिर ए से लेकर बी को जोड़ दिया, यानी एल एल एल, ठीक है. तो क्या किया मैंने, ये वायर के तीन वैसे ही वायर्स ले लिए और लंबे कर दिया. तो ए बी हैज़ बीन ट्रिपल्ड, लेंथ ऑफ द वायर इज नाउ 3 times द ओरिजिनल लेंथ. सो व्हाट ही इज आस्किंग, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो, इस वायर की रेजिस्टिविटी है रो, स्ट्रेच टू 3 times द लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी. तो एक एलिमेंट के लिए रेजिस्टिविटी है रो, तो फिर तीनों को जब जोड़ दिया जाएगा, तीनों वैसे ही लेंथ, तो फिर रेजिस्टिविटी को क्या होगा, resistivity is unchanged. Resistivity is unchanged. Why? साफ बताया था, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है. यानी वायर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक ही है, रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से बदलेगा. आई होप नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है. नेक्स्ट रिलेशन, what is the behavior of resistivity with temperature. resistivity and temperature बहुत ही important relations हैं, इसके बारे में बहुत precisely सीखना है आपको. और the most problematic part of this thing is, आपको इसका derivation नहीं है, डायरेक्टली डेटा दे दिया गया है, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स दे दिए गए हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्कर 2 मार्कर में बहुत पूछा गया, हर साल पूछा जाता है. एंड इवन इन कॉम्पिटेटिव ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस दे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. तो एक एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे. तो सबसे पहले, हाउ डज द रेजिस्टिविटी वेरीज विथ टेम्परेचर फॉर मेटल्स, ठीक है. तो पहला वाला मैं लिख रहा हूँ, मेटल्स के लिए क्या हालत है, ठीक है. थोड़े थोड़े करके मैं तमाम ग्राफ्स को लाऊंगा, यानी दोनों टेक्स्ट बुक से लाऊंगा. आपको यू नीड टू बी रियली केयरफुल. पहले मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ. मेटल्स के लिए रिलेशन है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी. ये आपका एक रिलेशन है. ये रिलेशन आपको फर्स्ट पीयूसी में भी मिला होगा, सेम तरीके का रिलेशन दिया गया था. तो यहाँ पर हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो यहाँ पर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आ जाएगा मेटल्स के लिए. तो यहाँ पर व्हाट इज रो टी, रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर T डिग्री, यानी एनी टेम्परेचर T डिग्री, यानी हम हीट कर रहे हैं, 5 सेकंड बाद कोई टाइम टेम्परेचर ले लेंगे तो वो होगा T. इनिशियली जो टेम्परेचर होगा वो होगा T नॉट. उसीलिए रेजिस्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री इज रो नॉट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रेजिस्टिविटी होती है उसे बोलते हैं रो नॉट. रो टी इज एट, रो टी यानी चपाती नहीं, रो टी मीन्स रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर T. अब इसको थोड़ा हम एक्सपैंड करके समझते हैं. रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी, ठीक है. यहाँ पर साफ समझ में आता है कि T तो टेम्परेचर है. अब इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर एट एनी टाइम, टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम इज व्हाट इज द, दिस इज लाइक
पहले हम शुरू करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से, थोड़ी देर बाद हम जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस को। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है रो नॉट। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टिविटी होगी उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज रो एट 50, रो टी लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो नॉट प्लस रो नॉट multiplied by the factor with which the resistivity is changing. So what is the factor? Basically alpha and T. T is the temperature, again 50 डाल लेंगे. Alpha is very important. What do you mean by alpha? Alpha is called temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of रेजिस्टिविटी। हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन आपका फर्स्ट पीयूसी में था। इसको अगर मैं सही ढंग से समझाऊं कि अल्फ़ा है क्या, आप लोगों को अल्फ़ा ऐसे आएगा कि दरअसल ये इक्वेशन में टी जो है डेल्टा टी है, दोनों टेम्परेचर्स को लिखने वाला। तो ये ऐसा आएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, क्या आएगा यहाँ पे टी माइनस टी नॉट आएगा। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब इसमें से अल्फा निकालेंगे तो रो टी माइनस रो नॉट, ये दो आ गए, ठीक है। फिर और क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट आएगा। आप ये चेक कर लेना कैसे आ रहा है। इसको आप सॉल्व करो, रो नॉट इंटू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, उसके बाद रो नॉट को इधर भेजो, तब आएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ऐसे आएगा। तो अल्फा का ये डेफिनेशन है। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बहुत लंबा डेफिनेशन है, डेल्टा रो बाई रो नॉट डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है अल्फ़ा का। इतना सब कुछ आपको पीयू लेवल में तो पूछेगा नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इस इक्वेशन को समझना ज़रूरी है। बस ऐसा है कि रेजिस्टिविटी कोई भी टाइम पे कितनी होगी, इनिशियल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इनिशियल रेजिस्टिविटी प्लस इनिशियल के साथ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो चेंजेस ला रहा है, यानी अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। तो अल्फा क्या हुआ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज द मटेरियल कांस्टेंट, यानी हर मटेरियल के लिए अल्फा अलग अलग होगा। तो ये ऐसा हो रहा है जैसे कि पहले मैंने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस किया क्या, आर को मैंने कहा मटेरियल प्रॉपर्टी, इसके अंदर कोई मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो कौन निकली, रो निकला, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के अंदर कौन है मटेरियल प्रॉपर्टी, अल्फा। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सारी चीज़ों की जड़ अल्फा है, ठीक है। तो आपको बस इतने डिटेल तक समझाया गया, अल्फ़ा के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर बोल के आता है, वहाँ पर अल्फ़ा पे डिटेल्ड बात होती है। अब के लिए आपको इतना सीखना है। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या टर्म्स है मैंने समझा दिए, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टी इज द टेम्परेचर विच यू आर कंसिडरिंग। आई होप दिस इज क्लियर। और अब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं, ठीक है, अब उसको भी लेके चलते हैं। मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटाइन कॉइल्स आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैंड रेजिस्टर्स बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये वैल्यू बहुत कम है बोल रहा है। इसका मतलब ये है, अगर ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आई विल जस्ट रीड इट आउट, द रेजिस्टिविटी इज वेरी स्लाइटली अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द करंट फ्लोज। अगर अल्फा वैल्यू लो है तो इसका मतलब ये है चेंज इन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज रियली नेग्लिजिबल। तो वो इसका मतलब ये है कि आमतौर से मटेरियल्स में कौन सा, अब हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो हर टेम्परेचर पे काम करे। तो फॉर द मटेरियल विच वी कैन यूज़ फॉर डिफरेंट टाइप रेंज ऑफ टेम्परेचर और अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन। तो ये आपको याद रखना है, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटाइन आर द मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है, फॉर बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या फिर हायर टेम्परेचर रेंज, ठीक है। यानी उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो बहुत कम है। डन, वो कैसे कम है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका डिपेंडेंस समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट,
मेटल्स हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स। बात यह है कि सेमीकंडक्टर के बारे में आपको तभी समझ में आता है जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है। बट अब के लिए थोड़ा मैं टच कर देता हूँ। resistivity of semiconductors, in this resistivity is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature. Resistivity is inversely proportional to temperature. यानी टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी कम होगी। तो बेसिकली आपको ये ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके स्कूलिंग में आपने जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एटम के बारे में सीखा होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो वो जो बॉन्डिंग होती थी, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो करंट फ्लो ज़्यादा होगा, उस वजह से रेजिस्टिविटी कम होगी। उस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट यू हैव ग्राफ फॉर कॉपर। फॉर कॉपर व्हाट इज़ द वेरिएशन, ठीक है। फॉर कॉपर व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा, कॉपर जो है सेमीकंडक्टर में नहीं आता, मेटल्स में आता है, ठीक है, तो कंडक्टर्स में आता है। तो कॉपर का कुछ वैल्यू ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अब इसमें थोड़ा समझो बात को। टेम्परेचर जब ज़ीरो है वहाँ पर रेजिस्टिविटी कुछ वैल्यू रखती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। सो I hope this is understood. Temperature increases with the resistivity also increases. As temperature increases, resistivity also increases. This is in degree Celsius. ठीक है, I hope this is clear. हाँ, आपको थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दे रहा है ये टॉपिक, क्योंकि डिराइवेशन इसका नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन से शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हियर ऑल्सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 डिग्री पर कुछ ना कुछ वैल्यू पहले से है उसकी, यानी रुकावट। टेम्परेचर 0 रहने पर भी उसकी कोई ना कोई रुकावट है, इसलिए रेजिस्टिविटी उस वैल्यू पे आ रही है। डन। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी फॉर निक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन। निक्रोम, मैंगनीन, शायद मैंगनीन मुझे याद नहीं है, मैंगनीन आप लिख लो, ठीक है। मैंगनीन, मैंगनीज मालूम था Mn है, मैंगनीन मालूम नहीं है। कॉन्स्टेंटिन वो भी मालूम नहीं है, आप चेक कर लो, ठीक है। कॉन्स्टेंटिन, इन तीनों के लिए क्या है आपका कर्व, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। इन तीनों के लिए आपकी वैल्यू सिर्फ ऐसे जाएगी, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जाएगी, ये थोड़ा कर्व जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जस्ट इंक्रीजेस बोलेंगे, यहाँ पर लीनियरली इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये दो आपके कर्व्स हुए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोला गया है कि क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है? इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। ये क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ बुक से, क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़े सिलेबस को टच हो रहे हैं। डिटेल में जाने के लिए इसके डेरिवेशंस नहीं है, उसीलिए जितना उसने समझाया उसी को समझा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन इज, डज अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव? द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव किसके लिए है? सिर्फ मेटल्स, ठीक है, एंड अलॉयज। मेटल्स एंड अलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव होने की वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेमीकंडक्टर के लिए कर्व डालते हैं कि कर्व कैसी होगी सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैसे आना चाहिए? कुछ ऐसे, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी कम हो रही है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, होल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है? जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉन्ड्स ब्रेक होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी घट रही है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटल्स के लिए, कॉपर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसलिए उल्टा ग्राफ आ रहा है। कॉपर के लिए इस तरीके से है, कांस्टेंट एंड मैंगनीज और अच्छे हैं, उसलिए लीनियरली इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो हियर वी हैव फिनिश्ड अ फ्यू कर्व्स,
ठीक है। और लास्ट टाइम आई टॉक्ड अबाउट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब थोड़ा डेफिनेशंस को ले लेते हैं यहाँ पर। अब तक हमने सीखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट है कंडक्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब के एतबार से रुकावट, रुकावट, अलावेंस, अलावेंस, ठीक है। सी एंड रो, सी एंड सिग्मा आर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कोई भी मटेरियल की कितनी कंडक्टेंस हो सकती है, कितनी उसकी कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस, रुकावट, कितनी रेजिस्टेंस होती है, कितनी रेजिस्टिविटी होती है। ये दो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी इनके वजह से होते हैं, लेकिन ये लेंथ वगैरह फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये कंप्लीट मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज गिवन बाय जी, कंडक्टेंस इज गिवन बाय जी एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो 1/r का मतलब अभी ये तो मालूम, तो समझ में तो आ गया। अगर एक वायर में इतनी रुकावट है तो उसकी अलावेंस कितनी है, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रुकावट, ठीक है। तो 1/ओम आएगा, यानी ओम इस तरीके से आएगा, पर ओम आएगा। पर ओम को हम कहते हैं मो, ठीक है, MHO। ओम का उल्टा होता है मो, ठीक है। ठीक है, उसको पर ओम बोलेंगे या फिर मो बोलेंगे या फिर सिमेन, SIEMEN साइंटिस्ट का नाम है। या तो उसे पर ओम बोलेंगे या फिर मो बुलाएंगे या फिर सिमेन बोलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी गिवन बाय सिग्मा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/ρ, ठीक है। तब रो इज गिवन बाय व्हाट? ओम मीटर। तो इसका क्या बनेगा? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ठीक है। या फिर सीमेन पर मीटर या फिर मो पर मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी कर लें, या ओके विल डू अ थिंग। बहुत सारा थियरी हो गया इस वाले क्लास में, तो ये थियरी आप लोग सही ढंग से पढ़ लें और लेजेंड्स को उठाकर उसी दिन क्लियर कट इसको याद कर लें, ठीक है। और कोई मैं चेक करता हूँ कि क्या कोई ग्राफ्स और बाकी रह गए, ठीक है। लेट मी सी। निक्रोम, निक्रोम हैज़ बीन डन, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैज़ नॉट बीन डन, तो ये भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर एल्यूमिनियम स्पेसिफाई करके पूछ लेगा पीयूसी में तो क्या करोगे? एल्यूमिनियम के लिए है ये, रो और टी फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस इज फॉर एल्यूमिनियम, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, डन। और क्लियर ग्राफ के लिए दिनेश देख लेना, और थोड़ा स्टीप है एक्चुअली, ऐसा है। दिस इज फॉर योर एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये मैंने बता दिया था, ठीक है। टच करना है, वही एक्सिस को टच करके शुरू करना है। डन। आई होप वी हैव क्लियर टिल हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे करंट डेंसिटी क्या चीज़ होती है, ओम्स लॉ को एक और फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और एक और डेरिवेशन। इन तीनों चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। अंटिल देन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।